चलिए, नमस्कार। अब हम चलते हैं ओरिजिनल एनसीईआरटी किताब पे, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 पे। क्या है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1? आइए इसको देखते हैं। हम लाइन बाय लाइन पूरी चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे, सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, क्या कुछ दिया गया। ओके, चलो तो अब शुरू किया जाए। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्या है, सो देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता। तो क्या होता, वाष्पीकृत होने लगता है। लोहे का तवा तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता। अंगूर का किण्वन होता है। भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। हम सांस लेते हैं। इन सब परिस्थितियों में क्या होता है? तो सबसे पहली बात है, इन सभी परिस्थितियों में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है हमें। क्या होता है? कह रहा इन सब परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। मतलब हम कब कब बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ? जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। परिवर्तन जैसे कि तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, उसके रंग में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, अगर वो सॉलिड है तो लिक्विड में अवस्था में परिवर्तन हो जाए, लिक्विड है तो गैस में बदल जाए। उसका रंग पहले नीला था तो अब लाल हो जाए, पीला हो जाए, हरा हो जाए, कुछ भी रंग परिवर्तन हो जाए, कुछ नए पदार्थ बन जाए, उसकी संरचना में परिवर्तन हो जाए। तो कुछ भी अगर परिवर्तन हो रहा है, उष्मा या तो ले उष्मा मतलब बाहर निकाले, कुछ भी होता है ऐसा, तो हम बोलेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। कह रहा आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करें। कैसे हमें जानकारी मिलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? आइए इसको देखते हैं। एक क्रियाकलाप बोल रहा है कि इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता। क्यों? सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो क्या होगा? कुछ होगा। क्योंकि देखो, कभी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो कुछ वाष्प, कुछ गैस बाहर निकलते हैं, ताप उत्पन्न होती है, तो उन सभी चीजों से क्या होता है? आंखों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऐसा बोला जाता है। ठीक है क्या? चलो आगे क्या बोल रहा? बोल रहा है कि लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से लेकर रगड़ कर साफ कर दिया। मैग्नीशियम रिबन, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पट्टी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब मैग्नीशियम की एक पट्टी होती है, ठीक है। और मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम की क्या है? पट्टी है, मैग्नीशियम की पट्टी है, मैग्नीशियम की एक पट्टी है। तो उस पट्टी को अगर वातावरण में रखे हुए रहेंगे तो क्या होता है? वातावरण से थोड़ा सा वो ऑक्साइड हो जाता है, मतलब अभिक्रिया कर लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक हल्का सा लेयर रहता है। तो उस लेयर को क्या बोल रहा है कि पहले रेगमाल से उसको रगड़ कर उस लेयर को हटा लीजिए, ये कहना चाह रहा। मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। इसे चिमटे से पकड़कर एस्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए, जलाइए इसको। इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव क्या करिए? दूर रखिए, क्योंकि भाई प्रकाश उत्पन्न होगा ज्यादा, जो आपके आंखों के लिए उचित नहीं होगा, ये कहना चाह रहा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। देखो, ये जैसे यहाँ पे दिखाया गया, इसने क्या किया है? ये मैग्नीशियम रिबन लिया है, चिमटा से इसको पकड़े हुए है, और यहाँ बर्नर से क्या हुआ? जला रहा। बर्नर से जला रहा है। इसको जलाने के बाद जो राख यहाँ पे बचा,
और तो इसको कहाँ रखा है, वॉच ग्लास में रखा है। क्योंकि पहले मैग्नीशियम था, आपने इसको ऑक्सीजन में जलाया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया। तो ये क्या है, यहाँ है मैग्नीशियम और यहाँ पे क्या है नीचे, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। केमिकली ये बात आपको समझ में आई होगी। तो कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में क्या करना है, इकट्ठा करना है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं क्या रहा। कह रहा है कि आपने देखा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता। जो लौ है, जो ज्वाला है, वो कैसी है, चमकदार श्वेत। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है जब मैग्नीशियम रिबन की पट्टी को जलाया जाता है तो उसकी ज्वाला कैसी होती है, चमकदार श्वेत होती है। कह रहा और यह श्वेत पूर्ण चूर्ण में परिवर्तित हो जाता। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण हमने आपको बताया। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण ये बनता है। मैग्नीशियम है और वायु में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसके बीच अभिक्रिया कर लेता है, संयोग करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बोला है क्रियाकलाप 1.2। अब दूसरा और क्रियाकलाप बोल रहा, एक परखनली में लेड यानी सीसा, जिसको पीबी बोलते हैं, लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए और इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। लेड नाइट्रेट का मतलब 2 घोल लेना, एक लेड नाइट्रेट लेना और एक पोटेशियम आयोडाइड मिला लेना। उस दोनों को क्या करना, हमको मिला देना, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया। ये दूसरा चित्र यहाँ पे नहीं दिखाया, मतलब उसको मिला देना। जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाते हैं तो याद रखिएगा उसके बीच एक अभिक्रिया होता है और वो जो अभिक्रिया होता है वो होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, या फिर वहाँ पे बोल सकते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया होता है। अब ये द्विविस्थापन या अवक्षेपण क्या है ये हम आगे जब पढ़ेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। अभी फिलहाल हम चलते हैं एक और क्रियाकलाप 1.3 पे। बोल रहा है कि एक शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। क्या लीजिए, जिंक। जहां पे लिया गया दानेदार जस्ता जिंक लिया गया। कह रहा है इसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र आप जानते हैं HCl है। तनु मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है ये। और या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल ले लीजिए H2SO4, जिसको गंधक अम्ल भी बोला जाता है, ये ले लीजिए, कुछ भी एक लेंगे। और इस अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से करना है क्योंकि आपका हाथ पैर ये सब क्या हो जाएगा, पक सकता है, जल सकता है इसके लिए। तो कह रहा है कि आपने जिंक लिया और उसमें क्या मिला दिया, तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला। तो क्या होता है, ये अभिक्रिया कर लेता है, जिंक इसको हटा देता है हाइड्रोजन को और बना लेता है ZnSO4 और हाइड्रोजन को क्या करता है, मुक्त कर देता। तो ये अभिक्रियाएं होती हैं उसमें। तो कह रहा है कि क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता है, शंक्वाकार फ्लास्क या प्रणाली को स्पर्श कीजिए, क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ, तो हाँ हुआ होता है, वो बात सही है जो आपके सामने है तस्वीर में देखा गया है। कॉर्क लिया गया, कांच की एक नली है जिसमें यहाँ पे दानेदार जस्ता था, सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया गया और ये शंक्वाकार फ्लास्क है। तो क्या हुआ, ये गैस वाल्व से गैस बाहर निकाल रहा है। क्यों, क्योंकि जिंक का चूर्ण था, इसमें हमने मिलाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अधिक सल्फ्यूरिक एसिड, हमने बताया कि क्या बन गया, जिंक ZnSO4 बना और हाइड्रोजन गैस जो निकला वही ये बाहर निकल रहा है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, एक अभिक्रियाएं हो रही है, नए पदार्थ का निर्माण हो रहा। इसी सब उदाहरण से क्रियाकलाप से आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, तो अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता, अवस्था में परिवर्तन होता। क्या होता है, रंग में परिवर्तन होता। क्या होता है, गैस का निकास होता है, उत्सर्जन होता है या ग्रहण भी करता है। तापमान में क्या होता है, परिवर्तन। ये सभी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, तो ये सभी चीजें हुआ करती है। कह रहा है कि यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो हम पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं।
इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए चेक करते हैं आगे क्या कुछ दिया हुआ। अब ये कह रहा है रासायनिक समीकरण के बारे में जानना। क्या? केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण का मतलब होता है केमिकल इक्वेशन और रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जब हम लोग मैथ्स में इक्वेशन पढ़ते हैं तो इक्वल का साइन होता, लेकिन केमिस्ट्री में इक्वेशन की बात करते हैं तो एरो का साइन हो। इसका मतलब होता है इधर वाला चीज बन रहा है, ये उसमें परिवर्तित हो रहा है, इसका ये मतलब होता है। बातें आप अवगत हो गए होंगे, समझ हो गए होंगे, जानते भी होंगे। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण, जिसमें मैग्नीशियम को क्या किया गया था, जलाया गया, मैग्नीशियम रिबन को। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। सही बात। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता, जैसे इसी को अगर हम विवरण में लिखेंगे, शब्द में लिखेंगे तो भाई लंबा हो जाएगा। जैसे कि देखो, यहाँ मैग्नीशियम लिखना पड़ेगा, फिर ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखना पड़ेगा, भाई लंबा चौड़ा जा रहा है, इतना इतना लंबा जा रहा है। इसलिए इसको ठीक करने के लिए हम लोग सिंबॉलिक रूप में लिखेंगे। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है, इसे शब्द समीकरण के रूप में भी लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस तरीके से यहाँ पे शब्दों के रूप में लिखा गया। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं, जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोला जाता है। ध्यान में रहेगा क्या? अब क्या रहा है कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है और इसे क्या बोलते हैं, उत्पाद। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, या क्या बोला जाता है, अभिकर्मक बोला जाता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक या अभिकर्मक बोला जाता है, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो नए पदार्थ बनते हैं, क्या बनते हैं, नए पदार्थ, जो नए पदार्थ बनेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे, या उत्पाद बोलेंगे हिंदी में, या इसी को प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो जो भाग लेते हैं अभिक्रिया में उसको अभिकारक या अभिकर्मक बोलते हैं, रिएक्टेंट बोला जाता है, और जो बनते हैं उसको प्रतिफल या फिर उत्पाद या फिर प्रोडक्ट बोला जाता है। समझ में आ गया इतनी बात? आइए, कह रहा है कि शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दिखाया जाता है, जो कि हमने भी बताया आपको। अभिकारकों के बीच जोर का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS में लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी जोर का चिन्ह लिखाकर उसे दाईं ओर लिखा जाता है। मतलब यहाँ पे एरो होता है, बाईं ओर A+B लिखा तो बाईं ओर ये और ये दोनों का दोनों अभिकारक है और प्लस से बनाया। इधर अगर मान लेते हैं C और D बना तो C और D दोनों उत्पाद होगा और इसको ही प्लस से दिखाया। तो एरो से दिखाते हैं अभिक्रिया हो रही है, और इधर प्लस ये LHS में लिखते हैं, RHS में भी प्लस से लिखते हैं, लेकिन ये क्या है, अभिकारक है, और ये क्या है, आपका उत्पाद है। इन बातों को आप समझ रहे हैं। ये चीजें क्यों बताई जा रही है, ये बताई जा रही है कि भाई रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाए। कह रहा है कि इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी जोर का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, इसको बोलते हैं सिरा, और इसको बोलते हैं क्या, पूंछ। क्या बोला जाता है, पूंछ। तो इधर उत्पाद लिखा जाता है, इधर क्या लिखते हैं हम लोग, इधर हम लोग लिखते हैं उत्पाद, जबकि इधर लिखते हैं हम लोग क्या, अभिकारक। अभिकारक, इधर उत्पाद लिखा जाता है और इधर अभिकारक लिखा जाता है। इसका ये मतलब, बात समझ में आया? बोला रासायनिक समीकरण लिखना। क्या बोल रहा है, रासायनिक समीकरण लिखना। किस तरीके से रासायनिक समीकरण लिखा जाएगा उसकी बात करेगा। आइए देखिए, कह रहा है कि क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? हाँ है, सिंबॉलिक। कह रहा है शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता। कह रहा है रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम
ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों को स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं। मैग्नीशियम के पे सिर्फ मैग्नीशियम लिख दिया, पूरा ऑक्सीजन ने लिखे O2 लिख दिया, यहाँ पूरा मैग्नीशियम ऑक्साइड ने लिखे अम्जो लिख दिया। तो जो इतना जगह लेता था अब वो सिर्फ इतने जगह में लिखा जा सकता है। और अब हम लोग क्या है इसी तरीके से लिखते हैं। कह रहा है कि तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि नहीं तो समीकरण क्या करना है? असंतुलित। बोला है कि आप बाईं तरफ और दाईं तरफ देखिए कि कुल जो संख्या है वो समान है परमाणुओं की। अगर संख्या समान है तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण है, अगर समान नहीं है तो वो असंतुलित रासायनिक समीकरण। इधर देखते हैं, इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम भी 1 है, सही है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, इधर कितना है? 1 है। तो ऑक्सीजन संतुलित नहीं है, इसलिए ये असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या हो गया? ये असंतुलित रासायनिक समीकरण। और असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही कंकाल समीकरण भी बोला जाता है। कौन सा समीकरण? कंकाल समीकरण। असंतुलित मतलब उसे मांस नहीं चढ़ा भैया, असंतुलित है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाल समीकरण भी बोला जाता है। ध्यान में रहेगा क्या इतनी बातें? अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि क्या दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या समान है? नहीं। यदि नहीं तो संतुलित असंतुलित होगा, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है और एग्जाम में पूछा भी जा कह रहा है कि इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का कंकाली समीकरण है। मतलब अगर बैलेंस नहीं है तो इसको बोलेंगे कंकाली समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। और अगर कोई असंतुलित है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? संतुलित करें। तो कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोला है, द इंपोर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या है उसका महत्व? कह रहा है कि आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा। बिल्कुल स्मरण है। क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? वो कहता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि द्रव्यमान न तो उत्पन्न होती है न ही नष्ट हो। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान अभिकारक और अभिक्रिया के बाद के उत्पाद का क्या होता है? नियत होता है। कह रहा है जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। सही बात। क्या था? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। सही बात है, और ये आप जो है क्लास 9th में पढ़ चुके। कह रहा दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। क्या बोल रहा? दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या समीकरण 1.2 जो ऊपर था संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को क्षणबद्ध संतुलित करना सीखते हैं चरणबद्ध तरीके से। आइए चेक करते हैं। क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण कैसे लिखेंगे? तो भैया जिंक का चूर्ण था जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल आपने मिलाया था, तो जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन बना, हमने आपको बना के दिखाया भी था। उसी को ये शब्द को सिंबल के रूप में लिखा, जिंक को जिंक लिखा जर्डन, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 लिखा। तो क्या बन गया? जिंक यहाँ आ गया, ZnSO4 बना और H2 अलग हो गया। इस तरीके तो जो चीजें ऊपर में इतना लंबा चौड़ा में लिखा गया उसको ये शॉर्टकट में लिखा गया। इससे तो सिंबॉलिक नोटेशन का उपयोग करके अब हमको चेक करना पड़ेगा ये बैलेंस्ड है या नहीं है। चेक करते हैं। इधर जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है, तो ये बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो ये भी बैलेंस्ड है। सल्फर यहाँ 1 है, इधर सल्फर 1 है, ये भी बैलेंस्ड है। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, ये भी बैलेंस्ड है। मतलब पूरा का पूरा क्या है? बैलेंस्ड है। तो ये भैया ये तो बैलेंस्ड हो गया। मैग्नीशियम रिबन वाला जो था वो बैलेंस्ड नहीं था, वो संतुलित नहीं था, जबकि बैलेंस्ड हो गया। देखिए यहाँ पे वही संख्या लिख के दिखा रहा कि भाई अभिकारक में परमाणुओं की संख्या LHS में जिंक 1 था तो यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, सल्फर 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 इधर भी, तो ये बैलेंस्ड है।
कह रहा है तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण। कह रहा अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। लीजिए, पहला वाला असंतुलित था, दूसरा वाला अभी जो देखा वो संतुलित है। अब एक असंतुलित दे दिया गया, अब इसको कह रहा है कि संतुलित कैसे कीजिएगा। पहले चेक करते हैं असंतुलित है क्या, चेक करते हैं। एक भी अगर नहीं बराबर हुआ तो वो असंतुलित के अंदर ही आएगा। जैसे आयरन, यहाँ पे आयरन 1 है, यहाँ पे आयरन कितना है, 3, ये 1 है ये 3 है, बराबर नहीं है, इसलिए असंतुलित। अब इसको कैसे करेंगे, तो चरण 1 स्टेप 1 में कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। समीकरणों को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना। जैसे बॉक्स बनाना, इस ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, बॉक्स बना लिया। अब इसमें कोई चेंजिंग हम नहीं कर सकते, मतलब ऐसा हम यहाँ पे कुछ लगा दिए या ऐसा कुछ संख्या कर दिया, ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं करना। चरण 2 में क्या करने बोला, चरण 2 में बोला है कि असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की एक सूची बना लीजिए। तो लीजिए यहाँ पे क्या किया है, इसने सूची बना लिया। आयरन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, 3 चीज है, आयरन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब इधर भी आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लियर है। इधर कह रहा है कि जितना है उसको लिखे, इधर कितना है उसको लिखे। आइए चेक करते हैं। इधर हाइड्रोजन आयरन है 1, इधर है 3, देखो 1 है, इधर हाइड्रोजन है 2, इधर हाइड्रोजन है, इधर भी 2 है, इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 1, इधर है 4, ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 4। देखो ये तो संतुलित है 2 का 2, लेकिन ऊपर वाला भी असंतुलित है, नीचे वाला भी असंतुलित है। अगर एक भी असंतुलित रहेगा तो वो असंतुलित रासायनिक समीकरण ही माना जाएगा। तो हमने ऐसा चार्ट बना लिया, हमने ऐसे लिख लिया। अब तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, तीसरा में कह रहा है कि सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। किसको बोला, सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को। तो सबसे अधिक परमाणु किसका है, आप देख रहे हैं, सबसे अधिक परमाणु है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, तो 2 और 4, और इधर क्या है, इसमें इसमें आयरन का 3, राइट साइड में आयरन का क्या है 3। यहाँ पे क्या कह रहा, देखो कह रहा है कि सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वो अभिकारक का हो या फिर उत्पाद का हो, मतलब नहीं है। अभिकारक से देखिए ज्यादा संख्या वाला कौन है, उत्पाद में देखिए ज्यादा संख्या वाला कौन है। तो भैया मेरे को तो ऑक्सीजन दिखा था 4 संख्या था, वो भी किस में, उत्पाद में। तो कह रहा है उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 जिसमें कि ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं, जिसमें क्या ऑक्सीजन 4 था। तो दाईं और ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, जबकि बाईं ओर केवल 1 है, तो उसको बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। दाईं तरफ 4 ऑक्सीजन था, इधर कितना है, 1 ऑक्सीजन है, तो इधर 4 है, इधर 1 है, तो कैसे बैलेंस होगा, तो ऑक्सीजन वो 4 करना था, यहाँ पे 4 से गुना कर लीजिए। कह रहा है कि प्रारंभ में ये दिया हुआ है और संतुलित करने के लिए ये 4 से गुना करना पड़ेगा। कह रहा है कि याद रखना है कि आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों और यौगिकों सूत्रों को नहीं बदल सकते। मतलब ये जो सूत्र दिया हुआ है H2O, उसके सूत्र को नहीं बदलना है, क्योंकि वो सूत्र नहीं है भाई, वो उसकी अंदरूनी बनावट है, संरचना है, और हम आप चाह के उसकी संरचना को नहीं बदल सकते। कह रहा कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख ले सकते हैं, लेकिन H2O4 नहीं लिख सकते। मतलब H2O था तो हम 4 लिख लिया, लेकिन ऐसा नहीं, आपका दिल कर गया कि नहीं H2O2 लिख लेते हैं, या H2O4 लिख लेते हैं, या H2O कर लिया, H2O कर लिया, तो भाई पहले 4 लगा के बाद में 4 लगा लेते हैं। ऐसा कुछ आप नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। आप पहले संख्या लगाएंगे जो उसके अणुओं की संख्या को बताएगा। मेरा आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब कैसा हो गया, सो देखो Fe था, और हमने देखा सर्वाधिक संख्या किसका, तो ऑक्सीजन का 4 है, ऑक्सीजन चेक का यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 4 लगा दिया। अगला स्टेप में कह रहा है कि Fe और हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। कैसे, सो देखो आयरन इधर 1 है, इधर 3 है, संतुलित नहीं है। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एक तो संतुलित किया, तब दूसरे तत्व को चुनिए, उसको संतुलित करिए।
अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। आइए उसको संतुलित करने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो हमने देखा कि इधर हाइड्रोजन 4 हो गया था, मतलब H2O 4 हो गया था, तो हाइड्रोजन कितना हो गया था, 4 दूनी 8। तो इधर हाइड्रोजन 8 हो गया था, तो और इधर हाइड्रोजन 2 था, यहाँ पे हमने 4 से गुना कर दिया। अब समीकरण कैसा होगा, सो देखो। तो पहले ऑक्सीजन 4 था, तो 4 से हमने गुना किया, तो भाई ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो हाइड्रोजन हो गया 4 दूनी 8। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, 4 से गुना के, ये भी 4 दूनी 8। अब आयरन चेक किया, आयरन तो नहीं है, तो आयरन 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। पहले एक बैलेंस करते हैं, फिर वो हो जाता, देखो यहाँ पे 3 से गुना कर दिया। मतलब पहले एक बैलेंस करते हैं, वो हो जाता, दूसरा तो बैलेंस करते हैं, वो तीसरा तो बैलेंस करते हैं, ऐसे ही करते हैं। और ये मेथड क्या है, ये हीट एंड ट्रायल मेथड है। आप अपने मन से कुछ संख्या चुनिए, उस पे बैलेंस करने का प्रयास करिए, हिट करिए, नंबर लगाइए, गलती हो गया फिर ट्राई करिए, फिर हिट करिए, फिर ट्राई करिए। इसी मेथड को बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। देखो अब ये क्या हो गया, ये बैलेंस्ड वाला हो गया। कैसे बैलेंस्ड वाला हो गया, सो देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 था, हमने 4 से गुना किया, 4 ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन 8 हो गया, यहाँ 4 से गुना किया, तो हाइड्रोजन 8 हो गया। आयरन इधर 3 है, 3 लगा दिया पहले, आयरन हो गया 3। मतलब आप फॉर्मूला के नीचे कुछ नहीं लगा सकते, जो फॉर्मूला उसके पहले आप संख्या लिख सकते हैं। यही क्या है, अणु की संख्या को दर्शाता, तो आप पहले लिख सकते हैं बाद में। समझ में आ रहा है क्या, बोल रहा है कि समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर। अतः अब यह समीकरण क्या है, संतुलित है। ये कैसा है, संतुलित। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का ये क्या है, हम प्रयत्न करते हैं। मतलब हम अपने मन से कुछ संख्या लेते हैं, उसको वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमें हीट और ट्राई कर रहे हैं, हम लोग ट्राई ही तो कर रहे हैं। हम लोग अपने से कुछ कुछ नंबर्स लेकर क्या कर रहे हैं, ट्राई ही तो कर रहे हैं, इसलिए ऐसा बोलता। चरण 7 में कह रहा भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। अब अगर आपने बैलेंस कर लिया, तो भौतिक अवस्था के जो संकेत हैं वो भी लिख दीजिए। कह रहा ऊपर लिखे गए संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए। क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों का उत्पादों की भौतिक स्थिति के बारे में भी ज्ञान होता है। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्था में कोई जानकारी नहीं मिलती, कुछ लिखा हुआ ही नहीं नीचे में, तो हमको लिखना होगा, जिससे पता चलेगा कि उसकी भौतिक अवस्था क्या है। कह रहा रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय, ठोस अवस्थाओं को क्रमशः Gl, और S लिखा जाता। अगर कोई तत्व या यौगिक किस अवस्था में, गैस अवस्था में सिंपली G लिख दोगे, द्रव अवस्था में है तो द्रव मतलब लिक्विड का L लिख दोगे, जलीय है, जलीय मतलब एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस का AQ लिख दीजिएगा, ठोस है, ठोस मतलब सॉलिड, सॉलिड का S लिख दीजिएगा। यही कहना चाह रहा Gl, AQ और S, Gl, AQ और S हम लिख देंगे, ऐसा ये कह रहा है। समझ में आ गया इतना बात। कह रहा अभिकारक या उत्पाद, क्या कह रहा है, ये इधर आना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ना, ये थोड़ा सा फिर इधर होना चाहिए। अरे बोलो, ठीक है। अब ठीक बोला है कि अब संतुलित समीकरण इस प्रकार होगा, जैसे ये आयरन लोहा है, लोहा कैसा होता है, ठोस, सॉलिड। ये क्या है, जल, जल कैसा होता है, द्रव अवस्था में होता है। लेकिन ये थोड़ा लोहा जो है ना, साधारण जल से, ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए इसको थोड़ा गर्म कर दिया जाए। तो गर्म कर दिया गया तो भाप बना, भाप बना तो गैस हमने लिखा। अभी अभिक्रिया कर लिया तो यहाँ पे Fe3O4 बन रहा है सॉलिड, और H2 हाइड्रोजन गैस बन रहा। अब इससे पता चल रहा है कि क्या, कौन ठोस अवस्था में है, कौन द्रव अवस्था में है, कौन सा गैस अवस्था। ध्यान दीजिए कि समीकरण 1.10 में H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया, जो कि हमने आपको कह रहा है कि प्रायः हम हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता, जब तक ये आवश्यक न हो। जब तक आवश्यक न हो तो हमेशा ये भौतिक स्टेट, भौतिक अवस्था जो है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं किया जाता, लेकिन संतुलित जरूर किया जाता।
कह रहा है कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाए। ताप को, दाब को, उत्प्रेरक को तीर के निशान के या तो ऊपर या फिर नीचे दर्शाया। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, यह हाइड्रोजन गैस अभिक्रिया किया तो मिथाइल अल्कोहल CH3OH बनाया लिक्विड, लेकिन कितना पे, तो 340 एटमॉस्फेरिक पे, ATM पे। तो इसको दाब को ऊपर लिख दिया गया एरो के ऊपर। समझ में आ रहा? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके क्लोरोफिल की मदद से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये भोजन का निर्माण करता है और साथ ही साथ जल मुक्त करता है। तो किसकी मदद से, क्लोरोफिल की मदद से, किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। इसलिए इसको क्या किया, ऊपर में लिख दिया और नीचे में लिखा। मतलब जो एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट्स है उसको एरो के ऊपर या नीचे लिख दिया जाता है। इतनी बात से आप अवगत हो गए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए और इसमें बोल रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। तो हमने आपको बताया कि मैग्नीशियम रिबन जनरली रखा हुआ रहता है तो वायु के संपर्क में आके ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड रहता है, तो उसको जब जलाएंगे तो जलेगा नहीं प्रॉपर, इसलिए उसको रगड़ कर हटा दिया जाता है लेयर्स को, फिर उसको जलाएंगे तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, जलेगा। ये सब क्वेश्चंस आपको सब करा दिया जाएगा। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। कह रहा है कि कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे परमाणु में नहीं बदलता है, ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है, ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता। ऐसा नहीं है कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो एक तत्व का परमाणु दूसरे में समाहित हो गया, ऐसा नहीं होता। पहले बॉन्ड टूटते हैं, जो दो तत्व हैं उनके बॉन्ड टूटते हैं, फिर वो अपना एक अलग बॉन्ड बनाते हैं। समझ में आ रहा है? तब जाके ऐसा होता। कह रहा कि वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 और 4 में अध्ययन करेंगे, जो हम आगे देखें। ठीक है, अभी फिलहाल हम इतना समझते हैं। कह रहा संयोजन, अब जो अभिक्रियाएं हो रहे हैं उन अभिक्रिया का टाइप है, उसमें कह रहा कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। इसको संयोजन या संयोज्य अभिक्रिया भी बोला जाता है, मतलब ये जुड़ रहा है। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या करेगा, कंबाइन करेगा, जिसमें जुड़ेगा। इसी को योगज अभिक्रिया भी बोलते हैं। योगज मतलब योग हो रहा है, जुड़ रहा है। मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करता है। क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण किया, इसलिए इसको संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है। संयोजन अभिक्रिया में उत्पाद की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक होती है। आइए किताब में कुछ क्या लिखा है उन बातों को हम समझने का प्रयास करें। कह रहा क्रियाकलाप 1.40 ले लेते हैं। कह रहा एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड ले लेना। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। इसको बोलते हैं क्या, कली चूना। क्या बोला जाता है इसको? कली चूना। इसको इसी को बोला जाता है त्वरित चूना। क्या बोला जाता है? त्वरित चूना। इसी को बोला जाता है अनबुझा चूना या बिना बुझा चूना। ये सब इसी को बोला जाता है। और साथ ही क्या लिया? बुझा हुआ चूना लिया। बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल्ट, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। इसी को बोलते हैं चूने का पानी। इसी को बोलते हैं सेलेक्ट लाइन। ध्यान में रहेगा क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें धीरे धीरे क्या किया? जल मिलाया। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड लिया और बुझा हुआ चूना लिया, उसमें जल मिला दिया। अब बीकर को स्पर्श करके चित्र 1.3 में दिखाया गया है। क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ? तो भैया होगा, बिल्कुल ताप में परिवर्तन होता है और ताप बढ़ता भी है। आइए
ये वही चीज है कि आपने जब मार्केट से कभी खल्ली या चूना लेके आया होगा और उसको आपने पानी में डाला होगा, देखेंगे कुछ साउंड के साथ उष्मा कुछ उत्पन्न होती है। कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या करता है, निर्माण करके अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न करते हैं। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जल से अभिक्रिया के क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं बिना बुझा चूना। जल तो जल है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं चूना। पहले बिना बुझा हुआ था, उसमें हमने पानी डाल के क्या कर दिया, बुझा दिया। पहले बिना बुझा हुआ था, पानी डाला, बुझा दिया, तो भाई क्या उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होती है। क्योंकि इसमें उष्मा उत्पन्न हुई, इसलिए उसको उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी बोला जाता है। उष्मा बाहर निकलेगी तो उसको बोलेंगे उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पे हमको समझना है संयोजन अभिक्रिया। तो देखो यहाँ पे दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहा। जब उत्पाद की संख्या कितनी हो, एक हो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद की संख्या एक हो, तो उसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया, जो कि आपके सामने में दिया गया। कह रहा है कि इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर एकल उत्पाद, एक ही उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जो आपके सामने तब से मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। ध्यान में रहेगा क्या। चलिए, कह रहा है कि ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। वही जब चूना लाते हैं, उसमें पानी डालते हैं, नाद में करके घर की पुताई करने के लिए पुताई कर देते हैं। और तो क्या होता है, एकदम जब पुताई कर देते हैं तो कल होके जब हम देखते हैं दीवार को, तो बड़ी सफेदी आ जाता है। वो सफेदी किसके कारण आता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण होता है। आइए इसको समझते हैं। कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से, आपने क्या किया, वातावरण से खरीद, मार्केट से खरीद के लाया गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें जल मिला दिया तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, पुताई कर दिया, तो इसी से आपने पुताई किया और इसको खुला छोड़ दिया। वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आपको पता। तो ये वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और जल मुक्त करता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, ये ही सफेद होता है, इसी के कारण चमक आती है, सफेदी आती है, किसमें, दीवार में। यही बात बोलने का प्रयास कर रहा। कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से क्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी यही होता। देखो सिर्फ संगमरमर का नहीं, अगर आपसे चूना पत्थर का पूछ ले, समझो मैं बता रहा हूँ। सो चूना पत्थर में यानी कि लाइम स्टोन, संगमरमर, एग्जाम में पूछ लिया जाता, मार्बल बोलेगा, ऐसे नहीं बोल के मार्बल बोलेगा, मोती, इस सब का कुछ भी पूछेगा रासायनिक सूत्र तो कैल्शियम कार्बोनेट ही। ठीक है, कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण करता। क्लियर है क्या। कह रहा है कि आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण पे क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। कह रहा है कोयले का दहन, आपने मार्केट से कोयला खरीद के लाया, इसको ऑक्सीजन में क्या कर दिया है, जला दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। देखो उत्पाद क्या है, उधर दो या दो से अधिक कुछ भी हो, इधर एक होना चाहिए। तो उत्पाद की संख्या है एक। जब उत्पाद की संख्या एक होती है, प्रतिफल की संख्या एक होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है, जो कि आपने देखा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके जल का निर्माण किया, एक ही उत्पाद है, ये भी संयोजन है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो चुका, अरे क्लियर हो चुका है ना। चलो, कह रहा है कि क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न
हुई, इससे अभिक्रिया मिश्रण क्या हो गया, गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता बोलते हैं, हमने बता रखा। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कह रहा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण की बात कर रहा। आइए देखते हैं उदाहरण क्या। कह रहा प्राकृतिक गैस का उदाहरण, जैसे प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस में क्या होता है, मीथेन गैस होता है। तो मीथेन गैस को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल मुक्त होता है, साथ में ऊर्जा निकलती है। तो क्या सर यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो उत्पाद हो गया, उत्पाद की संख्या जब 2 होगी तो उसको संयोजन अभिक्रिया नहीं बोलेंगे, तो ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है। लेकिन ऊष्मा बाहर निकला इसलिए कैसा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इतना बात क्लियर है, अरे इतना बात क्लियर है ना। चलो, कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, हाँ हम तो जानते हैं। इसलिए जब सांस लेते हैं तो आप जब सांस खींचते हैं यहाँ पे ठंडी हवा आएगा, लेकिन जब छोड़ेंगे सांस नाक से, देखिए यहाँ पे गर्माहट महसूस होता है। क्यों, क्योंकि श्वसन के बाद जो मुक्त हो रहा है उसमें ऊष्मा निकलता है तो ऊष्माक्षेपी होता है। लेकिन हम समझते हैं यहाँ पे कह रहा है कि हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सही बात है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है, यही बस बात सही है। हवा पी के थोड़ी ना रहोगे, नहीं मम्मी लोग कुछ बोलती हैं, कुछ भी नहीं काम करोगे तो क्या हवा पी के रहोगे, या फिर खाना पीना नहीं खाए हो, मार्केट में घूम रहे हो ऐसे ही, तो क्या बोलते हैं, हवा पी के रहते हो क्या तुम भाई। तो हवा पी के तो नहीं रहते भैया, खाना खाते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं। कह रहा है कि पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट पाते हैं या टूट जाते हैं। चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है, श्वसन। श्वसन क्या है, देखो जनरली बच्चे समझते हैं कि ब्रीदिंग को ही रिस्पायरेशन श्वसन बोला जाता है, जो कि गलत बात। सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना श्वसन नहीं है। हमने जो भोजन किया है वो भोजन टूटेगा कैसे, जब हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन के द्वारा भोजन टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा और ऊर्जा हमारे शरीर में आएगी। इस संपूर्ण क्रिया को श्वसन कहते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया भोजन C6H12O6, ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलता है, टूटता है, और जल की उपस्थिति में तो CO2 और H2O बनाता है, ऊर्जा मुक्त करता है। चूंकि ऊर्जा मुक्त हुआ इसलिए कैसा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर है क्या, अरे बोलिए क्लियर है क्या। कह रहा है शाक सब्जियों या वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। शाक सब्जियों को छोड़ देते हैं तो विघटित हो जाता है, कंपोस्ट हो जाता है, खाद जैसा बन जाता है, तो वो भी क्या, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कह रहा है क्रियाकलाप 1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचान, जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होते हैं। सही बात है, मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला, मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ, साथ में ऊष्मा निकला। क्योंकि ऊष्मा बाहर निकला इसलिए ऊष्माक्षेपी हुआ और एक ही उत्पाद बना, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया, मतलब वो संयोजन अभिक्रिया के साथ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कब, जिसको मैग्नीशियम में हमने जलाया था। अब कह रहा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। पहला अभिक्रिया हो गया, अब आपसे कह रहा है वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। इसी को बोला जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज हो गया, उसमें था कंपोज हो गया टूटना, यहाँ पे बोला डीकम्पोज मतलब टूट गया, टूटेगा मतलब घटन होगा या वियोजन होगा। संयोजन में जुड़ता है, वियोजन में हटता है, टूटता है, यही ये कह रहा। तो संयोजन में क्या था, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक बड़े यौगिक का निर्माण कर रहा था। जबकि वियोजन में इसका उल्टा होगा, एक बड़ा यौगिक टूट कर 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक में बदल जाएगा। इसका ही ना मतलब होना चाहिए, यही है। अभी आइए देखते हैं। कह रहा है क्रियाकलाप 1.5 में कह रहा है एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना। फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4।
आपके सामने वहां पे फेरस सल्फेट ले लिया गया। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। क्वथन नली के बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए, वहां पे देखो गर्म किया जा रहा है। फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लिया गया और इसको ज्वाला से गर्म किया जा रहा है। गर्म करने के बाद क्रिस्टल को देखें, मतलब क्रिस्टल के रंग को देखें। पहले फेरस सल्फेट किस रंग का था और बाद में किस रंग का, उस पर ध्यान देना। आइए कह रहा है कि क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ। पहले फेरस सल्फेट हरे रंग का था और बाद में क्या हो जा रहा है, सोचो। कह रहा सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं, सूंघने में बुराई नहीं है। कह रहा फेरस सल्फेट, इसको आपने गर्म किया था बर्नर के द्वारा, तो बन गया Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण हुआ। इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि उष्मा लिया है तब टूटा है, क्योंकि उष्मा लिया इसलिए कैसा होगा, एक तो उष्मा शोषी हो गया। जो उष्मा देगा मतलब मुक्त करेगा वो उष्मा छेपी होगा, और जो उष्मा लेगा वो उष्मा शोषी होगा। उष्मा लेके टूट रहा है इसलिए उष्मा शोषी होगा। दूसरा कि एक ही क्या है, अभिकारक। जब अभिकारक की संख्या कितनी हो, एक ही हो, और वो टूटे दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक में, तो उसको बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया। तो ये टूट जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, अपघटन अभिक्रिया बोला जाए। टूट जा रहा है जब एक ही क्या हो, अभिकारक हो, वो टूट जाए तो क्या बनेगा, उसको अपघटन अभिक्रिया बोला जाए। कोई दिक्कत है? कह रहा आप देख सकते हैं कि सभी क्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O, फेरस सल्फेट का सूत्र यहाँ पे क्या बोला, FeSO4 7H2। याद रखिएगा, इसी FeSO4 7H2O को बोलते हैं हरा थोथा। क्या बोला जाता है, ग्रीन विट्रियोल। क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन विट्रियोल। हरा कशिश या हरा तो हरा, एग्जाम में पूछा जाता है कि हरा कशिश या हरा थोथा का सूत्र क्या होता है, तो FeSO4 7H2O। कई एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि हरा थोथा में जल के क्रिस्टल कितने हैं, 7 है। जल के अणु कितने हैं, 7। कह रहा है कि यह एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O है, क्रिस्टल जल त्याग देता है, ये H2O मुक्त हो जाएगा और क्रिस्टल का रंग भी बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड FeSO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि ये सभी क्या है, गैस। ये कैसा है, Fe2O3 ये सॉलिड है, जबकि ट्राइऑक्साइड और डाइऑक्साइड ये सभी क्या है, गैस है। कह रहा ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन हो जाना। ऊष्मा दिया, कैल्शियम कार्बोनेट था CaCO3, आपने इसको ऊष्मा दिया तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो चूंकि ऊष्मा दे के टूट रहा है और एक ही अभिकारक बदल जा रहा है, एक ही अभिकारक टूट रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। और चूंकि ऊष्मा के कारण टूटता है इसलिए इसको लाता है तापीय अपघटन बोला जाता है। आइए समझते हैं यहाँ पे। कह रहा ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, जो कि हम बता चुके हैं। इसके अनेक उपयोग में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग क्या सीमेंट के निर्माण में किया जाता है, तो किया जाता है। कह रहा ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया क्या बोलते हैं, ऊष्मीय वियोजन। देखो एक अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक में बदल जाएगा तो उसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। लेकिन ये टूटने की प्रक्रिया अगर ऊष्मा के कारण होगा तो इसको बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया या तापीय वियोजन अभिक्रिया। सर क्या होता अगर विद्युत के कारण ये टूटता, तो उसको बोलते हैं विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया या विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया। सर क्या होता जब प्रकाश के कारण होता, तो उसको बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया या प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। सिंपल सी बात। तो कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर ऊष्मा पाकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, चूंकि ऊष्मा पाकर टूटा है इसलिए उसको ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोला जाएगा। समझ में आया क्या?
बोला क्रियाकलाप 1.6, एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट PbNO3 हॉल्टॉइस किया। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट लेड है, नाइट्रेट लेना है, तो Pb2 प्लस NO3 माइनस 1, तो PbNO3 ऑल 2, ये क्या हो गया, ये लेड नाइट्रेट का सूत्र हो गया। क्या एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चुन लीजिए, चिमटे से क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रख कर इसे गर्म, मतलब इसको गर्म करना, चिमटे से पकड़ना, आपको पकड़ना ले, आग न लगे, आपको न जले। आपने क्या देखा, यदि कोई परिवर्तन हुआ तो उसे नोट कर लीजिए। इस चीज को यहाँ पे दिखाया जा, लेड नाइट्रेट है, क्वथन नली है ये, इसको पकड़ नली होल्डर से पकड़े हुए बर्नर से इसको गर्म करना है, सिंपल सी बात है। अब क्या देखा, आइए यहाँ देख, आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। किस रंग का, भूरे रंग का। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है। यह भी क्रिया किस प्रकार होता है, आइए इसको देखते हैं। यह कह रहा है लेड नाइट्रेट PbNO3 का हॉल्टॉइस, लेड नाइट्रेट, इसको जब आपने गर्म किया तो बनता है लेड ऑक्साइड PbO, लेड ऑक्साइड, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनता है, साथ में ऑक्सीजन गैस मुक्त हो। तो ये जो वियोजन की अभिक्रिया हुआ, ये जो लेड नाइट्रेट टूट रहा है, वियोजन की अभिक्रिया हो रही है, वो एक ही उत्पाद टूट रहा है, इसलिए इसको वियोजन बोलते हैं। और चूंकि ताप के कारण टूटा, इसलिए इसको तापीय वियोजन, तापीय अपघटन या फिर ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया बोला जाए। बात समझ में आया क्या, बात समझ में आया क्या। देखो, एक क्रियाकलाप 1.7 बोल रहा, बोला एक प्लास्टिक का मग लीजिए, इसकी तली में 2 छिद्र करके उसमें रबर का डाट लगा दीजिए, इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। ऐसे यहाँ पे ये मग लिया प्लास्टिक का, 2 छेद कर दिया, और ये क्या है, ये कार्बन का इलेक्ट्रोड है, ये और ये कार्बन का क्या है, इलेक्ट्रोड। अगर एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, बैटरी होता है ना, उसके पॉजिटिव वाले साइड से अगर उसको जोड़ेंगे, तो जिसको पॉजिटिव वाले साइड से जोड़ेंगे उस इलेक्ट्रोड को एनोड बोलेंगे, और बैटरी के निगेटिव सिरे से जिसको जोड़ेंगे उसको कैथोड बोलेंगे। इतना बात समझ में आ गया। यही चीजें बोल रहा, मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए, जल में तल्लु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे भी डाल दीजिए। इसमें जल डालने के लिए बोला, और जल में H2SO4 भी थोड़ा सा डालने को बोल दिया। मतलब ये एक्वा सॉल्यूशन है, किस चीज का, तो भाई जल का और सल्फ्यूरिक अम्ल का, या सिंपली कह सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का एक्वा सॉल्यूशन। कह रहा जल से भरी 2 असांकित परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। अब विद्युत धारा को प्रवाहित कर दीजिए बैटरी लगा के, उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, जो हमने आपको दिखाया। दोनों इलेक्ट्रोड पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। ये बुलबुले असांकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। क्या दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान होता है? जब दोनों परख नलियों गैस से भर जाए तब उन्हें सावधानीपूर्वक हटा लीजिए और जलते हुए मोमबत्ती को दोनों के पास ले जाइए, के मुंह के ऊपर लाइए। इन दोनों गैसों की जांच कीजिए। सावधानी, इस क्षण को शिक्षक की उपस्थिति में ही करना, ठीक है? हम रहेंगे तभी करना भैया, नहीं तो मुंह कान चला लोगे। देखो बात समझो, दिल पे नहीं लेना किन्हीं बातों को, किन्हीं बातों को दिल पे नहीं लेना, हम तो नहीं लेते। कह रहा है कि ये एक कंटेनर था, मग था, कुछ भी था, कट कुट कर दिया, ये एक इलेक्ट्रोड बनाया, ये इलेक्ट्रोड कार्बन का है, ये भी कार्बन का है। इसको बैटरी के पॉजिटिव जोड़ा इसलिए एनोड बोला, इसको नेगेटिव जोड़ा इसलिए इसको कैथोड बोला। ओके, इसमें जल भरा और कुछ सल्फ्यूरिक अम्ल भरा। भरने के बाद क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर दिए। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल था ना H2SO4 और जल, वो विघटित होने लगा, टूटने लगा। किसके कारण? विद्युत धारा के कारण। क्योंकि विद्युत धारा के कारण टूटता है, इसलिए इसको बोलते हैं विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया। और इसमें क्या हुआ, सोच समझो। ऑक्सीजन क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, अरे भट जा, और हाइड्रोजन क्या होता है, धनात्मक। तो ऋणात्मक किसकी तरफ जाएगा, धनात्मक की तरफ। धनात्मक कौन है, एनोड। तो एनोड पर कौन जमा होगा, ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन, मुझे उम्मीद है कि बात क्लियर हो गया हो। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इन्हीं चीजों में, इन्हीं सब चीजों में कंफ्यूजन रहता है। हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव किधर अट्रैक्ट होगा भैया, नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव कौन होता है, कैथोड।
देखो कैथोड पे देखो हाइड्रोजन आया। सिंपल सी बात। तो याद क्या रखना है इसमें, इसमें याद रखते हैं बच्चे, रटते हैं फिर भूलते हैं फिर कंफ्यूज रहते हैं। ऑप्शन जब आता है तो कंफ्यूज रहते हैं कि भैया हम किस में टिक करें। एनोड पे क्या बताएं, ऑक्सीजन एनोड पे आएगा कैथोड पे? अरे भाई एनोड पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन निगेटिव है, तो आएगा ऑक्सीजन एनोड पे ही आएगा। हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, वो निगेटिव की तरफ जाएगा, निगेटिव एनोड अधिक कैथोड होता है तो हाइड्रोजन कैथोड की तरफ जाएंगे। सिंपल सा फंडा हो गया। सूर्य का प्रकाश वो विद्युत अपघटन था। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिल्वर क्लोराइड रखा AgCl, क्या रखा AgCl, और सूर्य का प्रकाश घर में रखा और ऐसे खिड़की खोल दिया, सूर्य का प्रकाश उस पे पड़ा। तो क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बन जाता है। क्या होता है आइए इसको देखते हैं। कह रहा है क्रियाकलाप 1.8 देखते हैं। कह रहा है कि चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए, ठीक है। इसका रंग क्या है, इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड के रंग को देखिए। तो पहले जो रंग था उसका सिल्वर अधिक धूसर रंग का क्या होता है, रंगहीन हो जाएगा, बदल जाएगा रंग। आगे क्या कह रहा है सो देख, कह रहा है कि आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। पहले जो श्वेत रंग का था अब कैसा हो जाता है, धूसर रंग का। श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड कैसा हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता। प्रकाश श्वेत रंग का ये सिल्वर क्लोराइड पहले से क्या था, श्वेत रंग का था, अब कैसा हो जाएगा, धूसर रंग का। बोला प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन हो जाता है। AgCl है, सूर्य का प्रकाश आएगा, Ag अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी ऐसा होता है, सिल्वर ब्रोमाइड है तो सिल्वर अलग होगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा। ऊपर दी गई विक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा देखो इधर अभिकारक की संख्या 1 है और ये टूट रहा है 2 या 2 से अधिक तत्व या युग्म में, तो ये क्या हो गया, वियोजन। क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण वो वियोजन हुआ, इसलिए इसको बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन या फिर प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। देखो ये सिल्वर ब्रोमाइड है, एक ही उत्पाद, एक ही अभिकारक है, वो टूट रहा है सिल्वर और ब्रोमीन में। तो चूंकि एक ही टूट रहा है सिल्वर और ब्रोमीन में, वो भी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। कह रहा है कि हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा का भी प्रयोग किया, प्रकाश का भी, विद्युत की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है वो क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी। ये बात हम आपको बता चुके, समझ में आ गया है क्या। अब आइए नेक्स्ट, जिसको विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। कौन सा, विस्थापन। और ऐसी बात है विस्थापित कर देगा, क्या कर देगा, विस्थापित। एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके उसके जगह पर अपना स्थान ले लेता है, और इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है क्या। आइए चेक करते हैं। कह रहा है लोहे की 3 कील लीजिए, उन्हें रेग माल से पहले रगड़कर साफ कीजिए। AB से चिन्हित की हुई 2 प्रश्नावली लीजिए, प्रत्येक प्रश्नावली में 10 ml कॉपर सल्फेट, क्या बोल रहा, कॉपर सल्फेट, और लोहे का कील लिया। अच्छा समझ में आ गया मेरे को, लोहा का कील और कॉपर सल्फेट के बीच गुचू पुचू कराएगा और रिएक्शन करा देगा। वही काम कर रहा है ये लंबी चौड़ी कथा में, और यहाँ पे वही काम। क्या किया, कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की कील, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है और उसमें लोहे के कील को क्या किया, डुबो दिया। कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें लोहे के कील को क्या किया, डुबो दिया, और इसको धागा से बांध के रखा ये प्रश्नावली में। तब आगे क्या हो रहा है, तो जब ऐसा रहेगा तो ये कील पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए उसको देखते हैं। कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाले गए लोहे की कील आपके सामने क्या होता, तो देखो। कह रहा है कि प्रयोग में पहले उसके उपरांत लोहे की कील और कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना करें। ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये ए विलयन प्रश्नावली है और प्रश्नावली बी है। इसमें कह रहा है कि लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो जाता, कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ जाता। तो भाई यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, एक दूसरे को विस्थापित करते हैं, अधिक वाले कम वाले को। यहाँ पे क्या हो रहा है सो देखो,
कह रहा है कि आयरन लोहे की कील को अपने कॉपर सल्फेट में मिलाया था और रखा था, तो आयरन अधिक अभिक्रियाशील होता है, कॉपर कम अभिक्रियाशील। अधिक वाला उसके पास चल जाएगा, कम वाले को विस्थापित करके अलग कर देगा और FeSO4 बना लेगा। अधिक अभिक्रियाशील कम वाले को विस्थापित करके उसके जगह पे जाके यौगिक का निर्माण कर लेता है। इस अभिक्रिया में लोहे आयरन ने दूषित कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण हैं, कैसे सो देखिए। जो अधिक अभिक्रियाशील होगा वही विस्थापित करेगा, सबसे पहली बात ये भी ध्यान में रखना। जैसे देखो, जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, कॉपर कम, तो कॉपर को हटा देगा, हटा दिया, जिंक खुद चला जाएगा, ZnSO4। ये भी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। देखो, लेड अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर कम, तो कॉपर कम है, लेड अधिक है, तो लेड क्लोराइड बनाएगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। ये सभी क्या हो गए, विस्थापन अभिक्रिया के आपके उदाहरण हो गए। ये बात क्लियर हो गया क्या? बोला जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, तो वे कॉपर को उसके से विस्थापित कर देगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या भैया? आ गया। अब आइए, कह रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब विस्थापन पहले एक कर रहा था, अब एक नहीं करेगा, दोनों को बराबर मौका मिलेगा विस्थापित। मतलब ए किसी के साथ जुड़ा हुआ है, बी भी किसी के साथ जुड़ा हुआ है। ए ज्यादा चुल मचाया, भैया हम ज्यादा तेज हैं, हम बी को हटा के उसके साथ जुड़ जाएंगे, तो बी वाला निठलना नहीं बैठा रहेगा, जिसको छोड़ा उसके साथ बी जाके जुड़ जाएगा। ये भैया आयनों का आदान प्रदान होता क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं डबल। द्वि का मतलब डबल, विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक प्रश्नावली में 3 ml सोडियम सल्फेट लीजिए, Na2SO4। क्या बोल रहा है, Na2SO4। एक प्रश्नावली में 3 ml बेरियम क्लोराइड BaCl2 लीजिए, दूसरे में क्या लीजिए, बेरियम क्लोराइड। मतलब 2 प्रश्नावली लेना है, एक में सोडियम सल्फेट, दूसरे में बेरियम क्लोराइड लेना है, और दोनों को क्या कर देना, फिर मिला देना है, फिर देखना है कि क्या होगा। जो आपके सामने यहाँ चित्र में दिखाया गया, ये प्रश्नावली था, इसमें बेरियम क्लोराइड था। अरे बोलो हाँ, बेरियम क्लोराइड था BaCl2, ये क्या है, BaCl2, और ये क्या है, Na2SO4 सोडियम क्लोराइड। दोनों क्या किया, मिला दिया। तो मिलाने के बाद क्या होता है, आइए देख। फिर आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में ऑविल है। जल में क्या है, ऑविल है। जल में घुला नहीं, मतलब वो बर्तन के पेंदी में नीचे बन जाए, बैठ जाएगा, अवक्षेप बन जाएगा, अवक्षेप के रूप में रह जाएगा, इसलिए अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहलाएगा। यही कारण है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपन भी बोलते हैं। कह रहा है इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए उसको अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहा जाता है। बात समझ में आया क्या? आइए इधर देखते हैं आगे। कह रहा है Na2SO4 सोडियम सल्फेट BaCl2 के साथ अभिक्रिया किया, तो भैया NaCl के साथ अभिक्रिया किया तो NaCl हो गया, तो Ba इसके साथ अभिक्रिया BaSO4 बना बेरियम सल्फेट। मतलब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया के बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है Ba2 प्लस सोडियम माइनस SO4 2 माइनस और Cl माइनस, और ये प्लस, तो ये प्लस इस माइनस के साथ जुड़ गया, ये प्लस इस प्लस माइनस के साथ, 2 वाला 2 के साथ चला गया, 1 वाला 1 के साथ चला गया। Ba2 प्लस SO4 2 माइनस की अभिक्रिया से BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, द्विविस्थापन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान, ये उसको दे दिया, ये उसको दे दिया, एक्सचेंज कर लेता है आयन, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ध्यान में रहेगा क्या? अब आपसे बोला उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, क्या है इसको? देखो, उपचयन अभिक्रिया बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को, ऑक्सीकरण को बोला जाता है उपचयन।
अपचयन किसको बोलते हैं? अवकरण अभिक्रिया को, रिडक्शन रिएक्शन को। और एक एसिड अभिक्रिया भी होगी जिसमें दोनों होगा। आइए पहले हम इसको देखते हैं। कह रहा है चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चून लेकर उसे गर्म कीजिए। कॉपर चून लेना, तो कॉपर चुन लिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया तो कॉपर के ऑक्साइड बने। आइए देखते हैं क्या कह रहा। कह रहा है कि कॉपर चून की सतह पर, यहाँ पे है उदाहरण, कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में उपचयन हो रहा है, उसको गर्म किया गया है, कुछ नहीं, बर्नर लगा हुआ है, तिपाई है, स्टैंड है, जाली है, इस पे गर्म किया जा रहा बर्नर, वो कुछ नहीं है। बातें यहाँ है। कह रहा है यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बनता। तो पहली बात, ये कैसे रासायनिक अभिक्रिया? ये योगज रासायनिक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक मिलके एक ही उत्पाद बना रहा। ये बात तो क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि ये ऑक्सीजन, कॉपर अकेला बेचारा सिंगल था, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है यहाँ पर, तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उसका ऑक्सीकरण होगा। तो ये क्या हो गया आपका? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का भी उदाहरण। यदि इस गर्म पदार्थ कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन मिलाकर हम ताप करेंगे तो कॉपर अलग होगा और जल बन जाएगा, कॉपर फिर अलग हो जाएगा, जैसा कि कॉपर अलग था अब फिर कॉपर अलग हो जाएगा। कह रहा अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ। हमने बताया ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना या इलेक्ट्रॉन का त्याग होना या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना या विद्युत ऋणात्मक तत्वों में वृद्धि होना, विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होना या विद्युत ऋणात्मक तत्वों में वृद्धि होना, ये सभी के सभी ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी उपचयन का उदाहरण है। और इसका उल्टा कर देंगे तो वो अपचयन का उदाहरण हो जाएगा। फिलहाल में हम इतना ही पे आते हैं। कह रहा अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन वृद्धि होती है तो हम कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ, तथा जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की ह्रास होते हैं तो हम कहते हैं कि रिडक्शन या अपचयन हुआ। ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है क्या? बोल रहा है कि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसलिए अपचयित हुआ, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए क्या हुआ? उपचयित हुई। अर्थात किसी भी क्रिया में एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अपचयित हो सकता है, ऐसी को उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एक से ऑक्सीजन हट रहा है, किसी में जुड़ रहा है, ऐसा कुछ होगा तो उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स कैसे आया? ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसको ऑक्सीडेशन बोलोगे। बोला बात सही है सर। ऑक्सीजन हटेगा तो आपको उसको रिडक्शन बोलेंगे। बोला सर बात सही है सर। अच्छा दोनों होगा तो क्या बोलेंगे सर? तो इस दोनों को मिला दिया। बोला कोई बेटा नहीं, तुम टेंशन नहीं लो, यहाँ से रेड ले लिया, यहाँ से ऑक्स ले लिया और बना दिया रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों होगा। जैसे देखो कॉपर ऑक्साइड था और यहाँ कॉपर है, मतलब ऑक्सीजन हटा, ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता। हाइड्रोजन अकेला था, यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिला हुआ तो ऑक्सीजन जुड़ा, और ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता। बात समझ में आ गया? उपचयन बोले या ऑक्सीकरण बोले एक ही बात। तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण और भी हैं। जैसे देखो जिंक ऑक्साइड अकेला हो गया, ऑक्सीजन हटा तो इसका क्या हो गया? उपचयन अपचयन। ऑक्सीजन का हटना अपचयन, कार्बन में ऑक्सीजन मिला तो ये हो गया उपचयन। मतलब देखो उपचयन अपचयन में आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं ना? ऑक्सीजन हटना अवकरण यानी अपचयन, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ना ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये सेम चीजें यहाँ पे हो रही हैं, ये बात क्लियर हो गया। अभिक्रिया 1.31 में कार्बन अपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक में बनता, जबकि यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम क्लोराइड में अपचयित होता।
ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी क्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। सिंपल सी बात है। हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। कह रहा है क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? दैनिक जीवन में क्या है, आइए देख। संक्षारण, जिसको कोरोजन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कोरोजन बोला जाता है। कह रहा आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। लोहा है, कुछ समय तक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्राय इस प्रक्रिया का लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी और तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? हाँ भाई, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो यह क्या होता है? संक्षारित होता है। और संक्षारित होता है और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संक्षारण बोला जाता है। देखो, कोई भी धातु है वो वातावरण के में मौजूद ऑक्सीजन या फिर किसी भी अन्य गैस से, नमी से वो खराब हो गया, संक्षारित हो गया, तो उसको संक्षारण ही बोलेंगे। लेकिन अगर यही संक्षारण की क्रिया लोहा में होगा तो उसको संक्षारण नहीं, जंग लगना क्या। कह रहा चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना इसके संक्षारण के ही उदाहरण है। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे के संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए धैर्य बना के रखें। ऐसे Fe है, लोहा है, ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से नमी से अभिक्रिया करके ये धीमी अभिक्रिया के साथ ये बना लेगा Fe2O3 इंटू XH2O। XH2O का मतलब हुआ जितना वातावरण में जल मौजूद होगा उतना ज्यादा वो होगा। ये लोहा हुआ और ये क्या हो गया? जंग हुआ। और जब जंग लगता है तो वजन बढ़ता है, लेकिन जब उसको पीटोगे तो भैया उसका जंग अलग हो जाएगा, जिससे उसका वजन घट जाएगा। फिर आपसे एग्जाम में पूछ लेगा लोहे का वजन जंग लगने में बढ़ता है या घटता है, तो बढ़ता है। लेकिन अगर ऑप्शन में बढ़ना घटना दोनों दिया हुआ तो लिखेंगे पहले बढ़ता फिर घटता। लेकिन आयु क्या होती है? तो आयु घट जाती है। कह रहा है विकृत गंधिता, इसको बोला जाता है रैंसिडिटी। क्या बोला जाता है? रैंसिडिटी, खराब हो जाना भोजन पदार्थ। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तो उसका स्वाद क्या हो जाता है? गंध के खराब हो जाता है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते थे, इसके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। प्रायः तैलीय और वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ, प्रति ऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस युक्त कर दिया जाता है ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। मतलब जो खाद्य पदार्थ है वो भाई तेल का बना होता है, वसा का बना होता है। जब वसा का बना होता है तो उसको वातावरण में आप छोड़ देंगे तो वातावरण के ऑक्सीजन से वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा और गंदा कर देगा, खराब कर देगा, विषैला कर देगा, ऐसा भी कह सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, आलू के चिप्स वाला ये जो पैकेट होता है उसमें क्या ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं, फिर नाइट्रोजन भर देते हैं, जिससे नाइट्रोजन बहुत कम भी क्रियाशील ऑक्सीजन की अपेक्षा, तो क्या होगा? खराब होने से बचेगा या लॉन्ग लास्टिंग। ये बातें समझ में आ गया? तो सारी बातें हमने प्रॉपर तरीके से आपको बता दिया। इस चैप्टर के अंदर जो भी चीजें थी हमने लाइन बाय लाइन आपको समझाया, लाइन बाय लाइन आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इस चैप्टर को आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके जो क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में आगे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इस उम्मीद को बरकरार रखते हुए आज हम विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए खुद का ख्याल, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।